हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के लिए डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। तो पिछला 18 से 23 सितंबर का वीकली पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स का टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कल अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर और वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स दोनों है। तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको डीएसी बोला जाता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो जो अलग अलग भारत की तीनों सेनाएं हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए ये परचेज करती है अलग अलग संस्थाओं से, जैसे बीईएल है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, डीआरडीओ है, इनसे ये समझौते करती है। ने अपने नागरिकों और सहयोगियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ध्रुवास्त्र मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह उन्नत मिसाइल प्रणाली, जिसे मूल रूप से हेलिना नाम दिया गया था। देखिए, एक मिसाइल है इंडिया की नाग, जिसको क्या बोला जाता है, एटीजीएम, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल है, जैसे भारत के टैंक हैं, किसी भी देश के टैंक हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन जब इसको हेलीकॉप्टर में माउंट किया जाता है या अगर इसको हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है तो इसको हेलीना, मतलब नाग का ना और हेलीकॉप्टर का हेली, इससे मिलकर बना है हेलीना। तो देखिए, ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है पहले इसको हेलीना नाम से जाना जाता था, अब इसको ध्रुवास्त्र बोल दिया जाता है। तो ये सेम है, हेलीना और ध्रुवास्त्र सेम ही है आपकी। तो ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये हमें याद रखना है। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे आईजीएमडीपी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये डेवलप की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आप इससे याद रखिएगा। इससे पहले कल हमने धनुष देखा था। ठीक है, धनुष क्या था, आपकी आर्टिलरी गन्स थी, तोपें थी। इसके अलावा बात करें, हमने परसों क्या देखा था, विभव देखा था। विभव क्या था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आपका एंटी टैंक माइंस, ये हमने परसों देखा था। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके की मिसाइल है, इसके टेस्ट का ये एक फोटो मैंने डाला है। आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक ने हाल ही में भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएसएमई। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा लोगों का रोजगार एमएसएमई सेक्टर भारत में देता है, कि बढ़ती आवश्यकताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से अपना ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म एनईओ फॉर बिजनेस, ठीक है, नियो फॉर बिजनेस, ठीक है, नियो फॉर बिजनेस याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। क्योंकि देखिए, एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली जो कोविड-19 आया था उस दौरान एमएसएमई में काफी ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई थी। और एमएसएमई लोगों के पास एक प्रॉब्लम होती है क्रेडिट की, इनको लोन वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर कभी कभी कुछ एमएसएमई काम करते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा पहल है एक्सिस बैंक का एनईओ फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जो राज्य में 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह टोटल लगभग आपका 2339 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का आपका 7वां टाइगर रिजर्व होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट, इसमें नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मैचिंग में। तो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, यानी इन दोनों के जो एरियाज है उनको मिलाकर ये बनाया गया है। अगला, नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक हरित गलियारे यानी ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर आपका विकसित किया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता है टाइगर जो होते हैं वो एक जगह तो रहते नहीं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, तो उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। और बात करें अगर, देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर
रिजर्व्स हैं और पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से एक है। ठीक है, पन्ना भी उसमें आता है। और 18 में से जो 10 हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसमें शामिल हैं। तो 10 आपके यूनेस्को के लिस्ट में आते हैं। आगे चलते हैं। ये भी देखिए काफी चर्चा में कल रहा। प्रशांत महासागर की सतह से 11,000 मीटर नीचे पृथ्वी पर VB_HMEY_H4907 नामक एक नया वायरस खोजा गया है। तो हाल ही में आपसे सीधे पूछ सकता है, देखिए नए वायरस कहां पर खोजा गया है? ये प्रशांत महासागर में खोजा गया है। प्रशांत महासागर में ही सबसे जो गहरा स्थल है समुद्र का क्या है? 11,000 लगभग 81 मीटर पर है मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच ये आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है, समुद्र का सबसे गहरा स्थल। तो वायरस का नाम ही आपका ये है। नाम तो मुश्किल पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि हाल ही में सतह से नीचे नया वायरस कौन से महासागर में खोजा गया है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी यही है। I2U2 समूह ने हाल ही में एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। तो जो 4 कंट्री हैं इसमें, उन्होंने मिलकर एक जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं यानी पॉलिसी मेकर्स, संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस और उद्यमियों यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। ठीक है, तो यूनिक स्पेस बेस्ड इक्विपमेंट बनाना है इन सभी के लिए। तो आगे देखते हैं I2U2 के बारे में। यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। देखिए I2 मतलब 2 I, इंडिया और इजराइल, I2 और U2 मतलब 2 कंट्रीज के नाम U से स्टार्ट हैं, जैसे UAE और प्लस USA। इन चारों से मिलकर बना है I2U2। इनका ये एक समूह है। गठन की बात करें तो 2021 में इसका गठन हुआ था। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, परिवहन और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए समूह की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी। इसके अलावा बात करें, देखिए यूएसए इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है भारत सरकार की तरफ से, ऑफिशियल निमंत्रण यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको भेजा गया है। तो देखते हैं वो उस पर क्या उनका प्रोग्राम आगे का रहता है। काफी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, उनके कहीं और प्रोग्राम्स तो उस समय नहीं है, उसके आधार पर बताया जाएगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मूल रूप से इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच नाम दिया गया था। इसे उस समय पश्चिमी एशियाई क्वाड, देखिए क्वाड में आपको पता है 4 कंट्री शामिल हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो इसको उस समय वेस्टर्न एशियाई क्वाड, यानी जो क्वाड काम आपका एशिया पैसिफिक क्षेत्र में करता है वही ये पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में करेगा I2U2। तो शुरू में इसको इस नाम से जाना जा रहा था, लेकिन I2U2 अब ज्यादातर सभी न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2021 याद रखिएगा इसकी स्थापना। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई इसमें शामिल है। मेन जो इनका क्या काम है? बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन और मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में 21,000 से अधिक पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग, जिसको FMD बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज के खिलाफ टीका लगाया है। तो देखिए ये सीधे तो नहीं पूछेगा किसने लगाया है, तो चंडीगढ़ प्रशासन ने लगाया है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये किस तरह की डिजीज है? देखिए प्रश्न बनेगा ऐसे कि ये बैक्टीरिया से होती है, वॉर्म से होती है, किससे होती है? तो ये आपका वायरल डिजीज है, एक वायरस जनित बीमारी है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डाल दिया है। यह एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर सहित 2 खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। तो आपका वायरल बीमारी है, इसको याद रखिएगा, वायरस से ये होती है। आगे चलते हैं। देखिए हीराकुंड बांध अभी चर्चा में क्यों है मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको पता होगा बारिश इस बार बहुत अलग अलग पैटर्न्स पर हो रही है। जिस मौसम में बारिश होती है उस मौसम में ज्यादा हुई नहीं, लेकिन अब काफी ज्यादा बारिश अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। कल नागपुर में हुई। तो हीराकुंड बांध के जलाशय में बारिश होने के कारण उड़ीसा में स्थित है। सबसे पहली बात सबको पता ही होगा, वहां पर इसका जलाशय में जल का स्तर काफी बढ़ गया, तो इसके स्लूज गेट्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं डैम के, वो खोले गए, जिसकी वजह से लोअर क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। तो हीराकुंड बांध के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बना है। पहला फैक्ट, यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का डैम है, लगभग 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यह बांध एक विशाल जलाशय का निर्माण करता है जिसे हीराकुंड जलाशय या हीराकुंड झील के नाम से जाना जाता है, और यह एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम रूप से निर्मित झील है। तो 3 से 4 फैक्ट्स आपके ये इसमें हो गए। इसके अलावा देखिए अभी एक चर्चा में ये क्यों था, ये बांध 1950 के दशक में बना है और उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के कारण कुछ लोग काफी विस्थापित हो गए थे, क्योंकि आपको पता है डैम की वजह काफी ज्यादा जगह डैम लेता है, तो वहां के आसपास के
लोगों को विस्थापित किया गया था। तो उनके विस्थापन के पुनर्वास के लिए एक योजना उड़ीसा सरकार अभी बना रही है। जो उस समय प्रोजेक्ट से परेशान हुए थे उनकी अब हेल्प उड़ीसा सरकार करेगी। बात करें महानदी की, तो महानदी आपको पता है अमरकंटक नदी से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और स्पेशली अगर बात करें छत्तीसगढ़ का जो धामतारी डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये निकलती है। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मांड, तिब, तेल, जोंक, दियोनाथ और हसदियो, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तेल तो देखिए पूछा भी जा चुका है एसएससी में, मैंने उस दिन कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था। तो ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। ये भी कल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनेगा किसी न किसी एग्जाम में जरूर। मामल्लापुरम में ऐतिहासिक तट मंदिर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम या मामल्लापुरम, ठीक है, शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, इसने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर यानी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है वो ग्रीन सोर्सेज से आ रही है, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसका उपयोग इस पूरे पुरातत्व स्थल पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला पुरातत्व स्थल बन गया है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कहां पर है, नीचे भी पता लगेगा आपको। यह तमिलनाडु के मामल्लापुरम यानी महाबलीपुरम में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर परिसर है। यह भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यानी जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और जो शैव संप्रदाय के लोग हैं दोनों ही इसको काफी ज्यादा रिवर करते हैं, सम्मान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका निर्माण संभव था नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल के दौरान किया गया था। देखिए साउथ इंडिया में एक वंश हुआ करता था पल्लव वंश, ठीक है, तो पल्लव वंश के ही राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने राजसिम्हा, ठीक है, राजसिम्हा नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया था और भारत के सबसे शुरुआती रॉक कट टेम्पल्स यानी चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों में से ये एक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप इससे याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। कहां पर है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम या मामल्लापुरम में स्थित है। फिलीपींस में विश्व के सबसे छोटे ज्वालामुखियों में से एक ताल, तो देखिए ताल एक आपका ज्वालामुखी है, कहां पर? फिलीपींस में। सबसे पहले आपको यही याद रखना है। और बहुत बड़ा ज्वालामुखी नहीं है, बहुत छोटा ज्वालामुखी है और इसी नाम से वहां पर एक लेक भी है। उसी एक्चुअल में लेक के बीच में ही ये स्थित है, या हम कह सकते हैं इस ज्वालामुखी के नाम पर ही आसपास का जो पानी है उस वाले एरिया का नाम ताल झील रखा गया है। तो देखिए अभी इसमें हल्के हल्के विस्फोट होने शुरू हुए और इसमें से गैस निकली सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो आसपास के लोग थे वो काफी बीमार पड़ गए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, पढ़ते हैं, से निकलने वाली गैसों के कारण 45 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। राजधानी मनीला के उत्तर में 60 किलोमीटर दूर स्थित इस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के कारण आसपास के कस्बों में रहने वाले लोगों की त्वचा, गले और आंखों में जलन हो रही है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ताल ज्वालामुखी या ताल झील आपसे पूछे कहां पर है? फिलीपींस में है। अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि इससे निकलने वाली गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आसपास के लोग बीमार पड़ गए। आगे, रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ चीन में एशियाई खेल, जो इसका 19वां संस्करण है। वैसे ये देखिए 2018 में पहले हुए थे इंडोनेशिया के पालमबोंग में, ठीक है, इंडोनेशिया के पालमबोंग में ये हुए थे। उसके बाद 2022 में ये होने थे, लेकिन कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब ये 2023 में हो रहे हैं और ये इनका 19वां संस्करण है। सबसे पहले 1951 में हुए थे, कहां पर? इंडिया में। इंडिया के न्यू दिल्ली में ये हुए थे सबसे पहले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है, कहां पर हो रहे हैं? चीन के हांगजू में हो रहे हैं, ठीक है, चीन के हांगजू में ये हो रहे हैं। कौन सा एडिशन है? 19वां संस्करण है। जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया? जो भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं हरमनप्रीत सिंह उन्होंने, और जो बॉक्सर हैं मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहाई, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। भारत की तरफ से देखिए इसमें अभी तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है 655 एथलीट्स का, ठीक है। अब की बार हमने 100 मेडल्स का टारगेट रखा है कि हम लोग 100 मेडल पार करेंगे। तो 39 खेलों में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। इससे पहले भारत ने 2018 के एशियाई खेलों में 16 स्वर्ण पदक जीते थे, जो भारत का इन खेलों में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अब आगे देखते हैं इसमें हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे जरूर पूछा जाएगा किसी एग्जाम में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, जो आपके समुद्र के किनारे आपने देखे होंगे लाइट हाउस होते हैं, एक
टूरिज्म की डेस्टिनेशन भी होते हैं काफी अच्छा। 23 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है, जिससे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय देश भर में 75 लाइट हाउसों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करेगा। तो टोटल 75 लाइट हाउसेस को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के मूड में सरकार है, और जिससे कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पणजी में प्रतिष्ठित फोर्ट अगुवाड़ा लाइट हाउस में भारतीय लाइट हाउस उत्सव का उद्घाटन किया। तो कहां से किया गया है? फोर्ट अगुवाड़ा लाइट हाउस। आपसे ये भी पूछ सकता है कहां पर है, तो गोवा के पणजी में है। गोवा में ही आपको पता होगा हमारे जो इस बार राष्ट्रीय खेल है वो गोवा में ही आयोजित किए जाएंगे। शुभांकर का क्या नाम है? मैं 2 से 3 बार बता चुका हूं, मोगा। मोगा इसके शुभांकर का नाम है। आगे चलते हैं। और गोवा क्यों चर्चा में रहता है? गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू है, जो अनुच्छेद 44 के तहत भारतीय संविधान में मेंशन है। किसका पार्ट है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। तो गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहां पर यह लागू है अभी। आगे, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग में अभूतपूर्व सीएम एलिवेट कार्यक्रम, तो एक स्कीम शुरू की गई है मेघालय में सीएम एलिवेट के नाम से। इसका मुख्य देखिए फोकस क्या रहेगा? उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना और राज्य के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सीएम एलिवेट प्रोग्राम सीधे पूछेगा किस राज्य ने शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है। कर्नाटक में स्थित अगुम्बे वर्षावन परिसर, देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं चर्चा में क्यों है। इसे देखिए, साउथ इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, यानी वर्षा यहां पर बहुत ज्यादा होती है। और बीच में देखिए इसमें क्या हुआ था, कुछ समय के लिए 8000 मिलीमीटर तक वर्षा हो गई थी। उसके बाद इसे दक्षिण का चेरापूंजी बोला जाने लगा था। तो आपको पता है मासिनराम और चेरापूंजी उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो अगुम्बे वर्षावन परिसर ऐतिहासिक रूप से अपनी असाधारण वर्षा के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। इसे मानसून के दौरान 8000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए यह मान्यता मिली थी। तो देखिए, लेकिन चर्चा में ये क्यों है? अभी यहां पर क्या हो रहा है, और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है, इसमें इतनी वर्षा अब नहीं हो रही। रेनफॉल पैटर्न्स यहां पर चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में था कि यहां पर बारिश कम क्यों हो रही है। काफी ज्यादा जो मीटेरोलॉजिस्ट है, मौसम विज्ञानी है, वो इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश इससे हो रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश कम क्यों हो रही है। तो अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स या अगुम्बे वर्षावन परिसर कर्नाटक में है और दक्षिण का चेरापूंजी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यही देखिए सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में थे। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।